हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर नंबर यह 3 है ना। और फिजिक्स का पेपर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्पेस लैटिस ऑफ डायमंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। द प्रिमिटिव बेसिस ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर हैज़ टू आइडेंटिकल एटम्स at coordinate 0 0 0 and 1/4 1/4 1/4 associated with each point of FCC lattice. The conventional है ना, रीजन उसका बता रहा है। conventional unit cube of FCC lattice contains 4 lattice points. It follows that the conventional unit cube of the diamond structure contains also 4 atoms. ठीक है, बोल रहा है कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो दो एटम जो है आइडेंटिकल होते हैं। कहाँ कहाँ पर? तो जैसे हम यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस लें, एक्स इधर वाई इधर जेड, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए जो है लेंथ है, यानी कि 1 लेंथ है, तो 1/4, फिर ऊपर जाएंगे 1/4 और जेड एक्सिस में आएंगे 1/4। तो यहाँ का एक जो एटम होगा और एक जो सेंटर पर होगा 0 0 0 पर, मूल बिंदु पर, ये दोनों जो है आइडेंटिकल होंगे। इस प्रकार से क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा, फेस सेंटर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, इसका जो है असर्शन जो है सही है। उसका रीजन बोल रहा है कि जो कन्वेंशनल यूनिट क्यूब होता है एफसीसी लैटिस का, वह 4 लैटिस पॉइंट रखता है। 4 लैटिस पॉइंट होते हैं उसमें, और ऐसा ही सिमिलरली डायमंड में भी 4 लैटिस पॉइंट होते हैं, यानी कि 4 एटम होते हैं कार्बन के, है ना, जो कि फेस सेंटर्ड होते हैं। तो इसीलिए जो ऊपर का असर्शन है ना, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है मतलब असर्शन सही है। और उसका रीजन बता रहा है कि उसका ऐसा होने का कारण है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है डायमंड का क्रिस्टल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 ऐसे लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, जिसमें से 0 0 0 पर और 1/4 1/4 1/4 पर जो दो एटम होते हैं वह सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए सही है, आर सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। असर्शन बोल रहा है द फर्मी लेवल इन मेटल इज द टॉप मोस्ट लेवल बिलो विच ऑल लेवल्स आर ओनली फिल्ड। ठीक है, धातुओं में फर्मी ऊर्जा स्तर एक होता है। फर्मी ऊर्जा स्तर, जो धातुओं का फर्मी ऊर्जा स्तर होता है, वह कंडक्शन बैंड में ओवरलैप्ड रहता है। ठीक है, तो यह उच्चतम स्तर होता है जिसके नीचे सभी स्तर केवल भरे रहते हैं। जिसके नीचे जितने भी स्तर होते हैं, जैसे वैलेंस बैंड है और उसके नीचे जितने भी बैंड होंगे वे सभी भरे रहते हैं, बोल रहा है ना, तो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, धातुओं में फर्मी ऊर्जा स्तर, है ना, धातुओं में फर्मी ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉनों द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह इस स्तर के नीचे, है ना, यह ऊपर कब्जा करने की संभावना का मापन करता है ना। मतलब जो फर्मी लेवल है ना, फर्मी लेवल एक्चुअल में क्या बोल रहा है यहाँ पर, द फर्मी लेवल इन मेटल के नॉट बी ऑक्यूपाइड। मतलब ये जो फर्मी लेवल है यह इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता, एज इट मेजर्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपेंसी बिलो और अबव दिस लेवल, है ना। क्योंकि फर्मी लेवल जो है ऑक्यूपेंसी को, प्रोबेबिलिटी को, है ना, ऑक्यूपेंसी के प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है, इसके ऊपर और इसके नीचे भी। ठीक है, तो यह भी गलत है। ठीक है, तो ए जो है असत्य है, आर भी असत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ए असत्य है और आर जो है असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक में, यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, नैज अर्धचालक बोलते हैं या आंतरिक अर्धचालक, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, है ना, दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसमें करंट जो है फ्लो नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है ना। जब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन होगा और 4 होल होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कहीं पर खाली जगह नहीं रहेगा, जिससे जो है करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सही है। अब उसका रीजन क्या बोल रहा है, द थर्मल एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीव्स बिहाइंड अ होल इन द वैलेंस बैंड। ठीक, तो अगर वैलेंस बैंड में कोई थर्मल एक्साइटेशन नहीं होगा, मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को किसी प्रकार से ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो यह वैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना।
तो ऐसा ही होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि उसको थर्मल एक्साइटेशन के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कराया जा सकता, ठीक है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडीशन में, ठीक है, जबकि इंट्रिंसिक में एक्सट्रिंसिक में हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यह जो है इसमें करंट फ्लो नहीं होता बोल रहा है, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी दोनों सही हैं, ठीक है। तो ए सत्य है तथा आर भी सत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 68 नंबर, ये जो है व्यापम द्वारा विलोपित है। कौन सा मतलब प्रोसेस जो है एक्सपेक्टेड है, प्रोसेस किस प्रकार से होगा इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको नहीं देखेंगे, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन एज एच इज इक्वल टू, इतना दिया हुआ है हैमिल्टोनियन किसी सिस्टम का, इतना दिया हुआ है, जहाँ गामा क्या है पोजीशन वेक्टर, ए जो है कांस्टेंट है, और सिग्मा जो है पाउली मेट्राइसिस है, पाउली मेट्राइसिस, ठीक है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ठीक है। ये क्या है पाउली मेट्राइसिस। तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू उसको हमको निकालना है, ठीक है। एक मिनट, एनर्जी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका एनर्जी का वैल्यू होगा, एनर्जी का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी का आइगन वैल्यू, ठीक है, जो किस हैमिल्टोनियन एच का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है एनर्जी आइगन वैल्यू, तो उसका वैल्यू होता है प्लस माइनस ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आएगा, थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आज खत्म करेंगे, ठीक है। ए प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी टी स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी हाइड्रोजन टारगेट, द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द टी फॉर द रिएक्शन। ये इस प्रकार से रिएक्शन होता है, एक प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक करता है, तो हाइड्रोजन एटम में भी एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को, कहने का मतलब है, स्ट्राइक करता है, तो इस प्रकार का रिएक्शन होता है ना। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटॉन का मास है 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो पाई मेसॉन है उसका मास कितना दिया है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, ठीक है, लगभग इतना है। तो ये जो होगा रिएक्शन, इसमें है ना, काइनेटिक एनर्जी का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसका वैल्यू कितना होगा पूछ रहे हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का। एक जो है प्रोटॉन जो है किसी काइनेटिक एनर्जी से आता है और एक स्टेशनरी हाइड्रोजन पर स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो इधर फिर कुछ रिएक्शन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगा, है ना, जो उस रिएक्शन को करने के लिए आवश्यक एनर्जी की मात्रा है उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऐसा होता है थ्रेशोल्ड टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी एच, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर होगा। इसका जो फार्मूला होगा ये होगा 2m p, मतलब प्रोटॉन का मास, प्लस m पाई, म्यू पाई में सान का मास, दोनों का स्क्वायर अपॉन में 2m p, मतलब प्रोटॉन का मास, है ना। उसके बाद c स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 2m p प्रोटॉन का मास प्लस m ऑफ पाई, पाई में सॉन का मास, दोनों का स्क्वायर माइनस 4m, ठीक है, 4m p स्क्वायर, ठीक है, प्रोटॉन के मास का स्क्वायर है ना। इधर 2m p प्रोटॉन का मास, अब इनटू में यहाँ पर c स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी E mc स्क्वायर होता है, आप जानते ही हैं। तो ये जो है एनर्जी E का वैल्यू है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। तो इतना होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 2m पाई, ठीक है, मतलब इसको स्क्वायर स्क्वायर है, इसको अलग करेंगे, मतलब 2m p का स्क्वायर, फिर m पाई का स्क्वायर, उसके बाद 4m p m पाई, इस प्रकार से, और उसके बाद माइनस 4m p स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल इतना होगा 2m पाई प्लस बचेगा m पाई
0 का स्क्वायर अपॉन में 2m p, p प्रोटॉन का मास है ना ये। उसके बाद यहाँ c स्क्वायर, यहाँ सब का वैल्यू रखेंगे। m पाई मतलब मास ऑफ द पाई मेसॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, ये सब का उसका स्क्वायर का। उसके बाद c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सबको रखेंगे। इसका वैल्यू आता है लगभग 0.280, 0.280 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये आएगा 290 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितना आएगा? 290 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी गलत लिया हुआ है, इसको नहीं देखेंगे, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, कॉलम ए में फंडामेंटल इंटरेक्शन का नाम दिया हुआ है और कॉलम बी में एक्सचेंज पार्टिकल। तो कोई भी फंडामेंटल इंटरेक्शन होता है तो उसमें एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होता है, इसको बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में ग्रेविटान होगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटॉन होगा, है ना। वीक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग में होगा ग्लूऑन और वीक में होगा वेब बोसॉन, हिग्स डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा, डी का 1 होगा, ए का 3 होगा, सी का 2 होगा और बी का 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इन दोनों को मैच करना है। फिर से वही, एक तरफ फॉर्मूला है, दूसरे तरफ उसका नाम है, तो कौन सा फॉर्मूला है उसको बताना है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है, ठीक है। डेल पी बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0। पी जहाँ पर मोमेंटम है, टी टाइम है, डाइवर्जेंस जे जो है ना, करेंट करंट डेंसिटी है, डाइवर्जेंस है उसका, ठीक है। तो डेल पी बाई डेल टी डेल प्लस डेल जे बाई सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0, ये क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, ये टाइम डिपेंडेंट है। आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब उसके बाद है, हाँ, ये है डिराक इक्वेशन, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी माइनस सी अल्फा पी माइनस बीटा m0 सी स्क्वायर, ये डिराक इक्वेशन है। फिर जो बचा है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है। तो डी का हो गया 2 और बी का हो गया 4, डी का 2 बी का 4, ठीक है। किस में दिया हुआ? डी का 2 बी का 4, सी का है ना 1 और ए का 3। तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रम से जमाना है, ठीक है। टू फाइंड द टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करना है। क्या ज्ञात करने के लिए? क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन ज्ञात करने के लिए, किसी कंपाउंड न्यूक्लियस का टोटल क्रॉस सेक्शन ज्ञात करने के लिए जो क्रम से है इसको जमाना है, ठीक है। कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में, इसको जमाना है। तो ये इसका आंसर है BDCA, ठीक है। देख लीजिएगा आप, ठीक है। पहले बी होगा, फिर डी, फिर CA, फिर सी, फिर ए, है ना। ये सिग्मा मतलब उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा सी, ठीक है, गामा फंक्शन बीटा अपॉन गामा फंक्शन। फिर ये जो है ये सही से प्रिंट भी नहीं हुआ रहता है, ठीक है। बी, उसके बाद डी होगा, फिर सी, फिर ए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है। मिरर न्यूक्लियाई, आइसोटोन किसको बोलते हैं, आइसोटोप किसको बोलते हैं, ठीक है। आइसोबार, आइसोटोप सीधी सी बात है, उसका नंबर आप एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास जो है डिफरेंस हो सकता है।
आइसोबार एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास अलग अलग हो सकता है। आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फिर जो बचा मिरर न्यूक्लियाई है। तो डी का हो गया 2, सी का हो गया 3, बी का 1, D2 C3 B1, D2 C3 B1 और ए का 4। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, ठीक। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया स्टेप जंप कर करके। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, मैं बता दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करके, ठीक है, बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा बहुत दिन चला जा रहा था इसलिए मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया है। इसके बाद 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेट के। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।